जरा कल्पना कीजिए, एक सुबह किसी इंसान की अचानक नींद खुले और वो देखे कि उसका शरीर ना एक इंसान का नहीं रहा, बल्कि वो एक विशाल घिनौने कॉकरोच में बदल चुका है। अरे बाप रे, मतलब सोच के अजीब लगता है। राइट। अब नॉर्मली ऐसे हालात में किसी का भी पहला थॉट क्या होगा? खौफ होगा, चीख पुकार मचेगी, या शायद इंसान सोचेगा कि हे भगवान, मैं एक कीड़ा कैसे बन गया। हाँ, कोई भी पैनिक कर जाएगा। बिल्कुल पैनिक करेगा। लेकिन नहीं, उस इंसान के दिमाग में जो सबसे पहली बात आती है ना, वो ये है कि अरे यार, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस बहुत गुस्सा करेगा। ओह वाह, मतलब अपनी हालत की फिक्र नहीं है, बॉस की पड़ी है। एग्जैक्टली। एक तरफ अस्तित्व का इतना बड़ा संकट खड़ा है और दूसरी तरफ क्या है? ऑफिस पॉलिटिक्स की वो रोजमर्रा की छोटी सी टेंशन। और यही अजीब गरीब, खौफनाक और एकदम बेतुका मिश्रण ही फ्रांज काफ्का की दुनिया है। और पता है, यही वो बेतुकापन है जो एक सदी बीत जाने के बाद भी मतलब आज के इस दौर में और ज्यादा रेलेवेंट लगता है। सही बात है। क्योंकि जब कोई भी मॉडर्न इंसान किसी फिलोसोफर को पढ़ता है ना, तो वो क्या ढूंढता है? जीवन का रहस्य या कोई गहरी शांति। लेकिन काफ्का इसके बिल्कुल उलट है। उनकी कहानियों में आपको कोई सुकून नहीं मिलेगा, सिर्फ एक एंडलेस स्ट्रगल है, एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जिसका कोई चेहरा ही नहीं है। और ठीक यही आज की हमारी इस गहरी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल भी है। आज हम देसी फिलोसोफर यूट्यूब चैनल के एक बेहद डिटेल लेक्चर का एनालिसिस कर रहे हैं जो फ्रांज काफ्का पर ही बेस्ड है। और मैं बता दूं, हमारा मिशन यहाँ सिर्फ उनकी किताबों की कोई समरी या लाइक टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ना नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। हम असल में उस इंसान की पूरी साइकोलॉजी को डिकोड करना चाहते हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जो खुद बीमारियों से घिरा था, जो हर वक्त बस शिकायत करता नजर आता है और जिसे देखकर कोई भी कह दे कि यार ये कितनी मिजरेबल जिंदगी जी रहा है। राइट। तो आखिर क्यों ऐसे इंसान की बातें दशकों बाद भी हमारे इस मॉडर्न उलझे हुए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को समझने का सबसे सटीक टूल बन गई हैं? इस साइकोलॉजी को डिकोड करने के लिए ना हमें सबसे पहले इस सोच को तोड़ना होगा कि फिलॉसफी कहीं आसमान से टपकती है। मतलब किसी शून्य से पैदा नहीं होती। एग्जैक्टली। दार्शनिक विचार हमेशा इंसान के अपने गहरे घावों से निकलते हैं। काफ्का का जो जीवन है वो सिर्फ एक डिप्रेशन की कहानी नहीं है, वो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट लेंस है जिसके जरिए हम दुनिया की एब्सर्डिटी को, मतलब इस बेतुकेपन को, उसके असली रूप में देख सकते हैं। चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से देखते हैं जहां से इस लेंस का निर्माण हुआ था। जी। उनका बचपन और उनके पिता का प्रभाव। लेक्चर में 1883 के प्राग शहर का जो माहौल बताया गया है ना, और खासकर काफ्का और उनके पिता के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है, वो किसी डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर से कम नहीं है। हाँ, वो विरोधाभास बहुत गहरा था। मतलब पिता एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जीरो से शुरुआत की, खुद के दम पर अमीर बने, एकदम मजबूत, हट्टे कट्टे और पूरी तरह से अथॉरिटेरियन फिगर। और दूसरी तरफ उनके बेटे काफ्का थे जो एकदम कमजोर और शर्मीले थे। हाँ, बेहद कमजोर, शांत और हमेशा किताबों में डूबे रहने वाले, शैबी से लुक वाले। और ये ना सिर्फ एक फिजिकल डिफरेंस नहीं था, ये पूरी तरह से दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। पिता की सोच बहुत क्लियर थी कि समाज में ताकत और रसूख ही सब कुछ है। पैसे और पावर का गेम। राइट। जबकि काफ्का का इंटरेस्ट साइंस में था, वो यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पढ़ना चाहते थे, लेकिन पिता ने अपनी दादागिरी चलाते हुए उन्हें लॉ यानी वकालत पढ़ने पर मजबूर कर दिया, बिना किसी लॉजिक के। बिल्कुल। इसके पीछे कोई एजुकेशनल रीजन नहीं था, बस ये था कि वकालत को सोसाइटी में ज्यादा इज्जत मिलती थी। और यहीं से काफ्का ने लाइफ में पहली बार फील किया कि कैसे एक अथॉरिटी आपके खुद के वजूद को, आपके सपनों को एक झटके में मिटा सकती है। यहाँ मैं थोड़ा रुकूंगा। मैं यहाँ एक डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो दुनिया में बहुत से बच्चों के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना? बहुत से लोग अपने माँ बाप के प्रेशर में आकर करियर चुनते हैं, लेकिन हर कोई बड़ा होकर पूरी दुनिया को एक खौफनाक बेतुके चक्रव्यूह के रूप में तो नहीं देखने लगता। काफ्का के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जो बात इतनी गहराई तक चली गई? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब उस सख्ती के तरीके में छुपा है। ये सिर्फ करियर का प्रेशर नहीं था, ये एक मनमानी सत्ता का बहुत भयानक प्रदर्शन था। वो बैल्कनी वाला किस्सा। हाँ, लेक्चर में उस बैल्कनी वाले किस्से का जिक्र है जो इस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की बिल्कुल जड़ तक जाता है। बचपन में एक रात काफ्का बीमार थे। अब एक बीमार बच्चा रात के अंधेरे में अपने पिता से बस पानी मांगता है, जो कि बहुत नॉर्मल है। राइट। किसी भी लॉजिकल दुनिया में एक पिता या तो पानी दे देगा या फिर ज्यादा से ज्यादा डांट कर सुला देगा,
लेकिन उनके पिता ने क्या किया? क्या क्या? उन्होंने उस बीमार बच्चे को बिस्तर से उठाया और बाहर कड़ाके की ठंड में बालकनी में ले जाकर छोड़ दिया और दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। अरे बाप रे, मतलब कड़ाके की ठंड में एक बीमार बच्चे को बाहर बंद कर दिया। ये तो कोई नॉर्मल सजा नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। और उस बच्चे के दिमाग में ये बात हमेशा के लिए बैठ गई कि सजा और अपराध के बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन होता ही नहीं है। मतलब सिर्फ पानी मांगने पर आपको घर से बाहर मरने के लिए छोड़ा जा सकता है। एग्जैक्टली। और यही सबसे डरावनी बात थी। उस बालकनी की ठंड ने ना काफका के अंदर एक परमानेंट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक PTSD भर दिया। इस घटना ने उन्हें यह सिखा दिया कि अथॉरिटी को किसी लॉजिक की जरूरत नहीं होती। जो ताकतवर है वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, जो ताकतवर है वो आपके साथ कभी भी कुछ भी बुरा कर सकता है और आप उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। पिता का वो रूप उनके लिए एक ऐसा अथॉरिटेरियन कंट्रोल बन गया जो क्रूर है और जिसके फैसले इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर है। पता है, लेक्चर में ना एक बहुत ही सटीक एनालॉजी दी गई है इस चीज को लेकर, जो इस पूरी सिचुएशन को एकदम क्लियर कर देती है। कौन सी एनालॉजी? हम इमेजिन कीजिए कि एक बहुत ही शोर शराबे वाली पार्टी चल रही है। हर तरफ तेज म्यूजिक बज रहा है, लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं और कोई एक इंसान इस पूरी भीड़ में, इस शोर में बुरी तरह घबरा जाता है। उसे पैनिक अटैक आने लगता है। राइट। तो वो वहां से भागता है और शांति के लिए सीधा टॉयलेट में जाकर खुद को लॉक कर लेता है, एक सेंस ऑफ रिजॉर्ट के लिए। काफका के लिए वो जो छुपने की जगह थी ना, वो टॉयलेट वाला शांत कोना, वो असल में उनकी राइटिंग थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनकी सारी राइटिंग असल में उनके पिता से बचने का एक तरीका थी? बिल्कुल कह सकते हैं। और ये सिर्फ छुपने का तरीका नहीं था, ये खुद के दिमाग को जिंदा रखने की एक जद्दोजहद थी। आपको पता है, वो इस शोर से इतना दूर रहना चाहते थे कि उन्होंने जानबूझकर इटालियन इंश्योरेंस कंपनी और वर्कर्स एक्सीडेंट इंश्योरेंस में काम किया। इंश्योरेंस कंपनी में? वो तो बहुत बोरिंग काम होता है। वही तो, उन्होंने जानबूझकर ऐसी नौकरियां चुनी जो बेहद उबाऊ थीं, ताकि उनके दिमाग को कोई चैलेंज ना मिले। और ऐसा क्यों? ताकि वो अपनी एनर्जी बचा सकें। एग्जैक्टली। ताकि वो अपनी मेंटल एनर्जी बचा सकें और रात के अंधेरे में अपनी उस सुरक्षित जगह पर जाकर लिख सकें। पिता की वो दादागिरी उनके लिए लाइफ का पहला एब्सर्ड एक्सपीरियंस था, जिसने उन्हें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि लाइफ में किसी का किसी पे इतना कंट्रोल आखिर क्यों है। और यहीं से हम उनके दर्शन के उस दूसरे हिस्से में घुसते हैं, जो इस बेतुकेपन यानी एब्सर्डिटी और दुख की असली सच्चाई पर बात करता है। पिता के उस बर्ताव ने काफका को लाइफ की सच्चाई को एक बिल्कुल अलग लेंस से देखने पर मजबूर कर दिया। हाँ, उन्होंने मान लिया था कि दुनिया कोई रेनबोज और सनशाइन नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेक्चर में उनका एक कोट मेंशन है जो सुनने में बहुत डार्क लगता है। वो कहते हैं कि समझ की शुरुआत का पहला संकेत मरने की इच्छा है। बहुत पावरफुल लाइन है ये। बहुत डार्क है। मतलब जब इंसान को दुनिया की असली समझ आती है कि ये दुनिया अच्छी नहीं है, तो वो जीना ही नहीं चाहता, वो मरना चाहता है, लेकिन वो मरता नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर वो मर गया तो वो उस एब्सर्ड सिस्टम की जीत होगी। राइट। पर इस एब्सर्डिटी का रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? देखिए, एब्सर्डिटी का मतलब ही है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का बेतुकापन। मतलब हम सुबह उठकर ब्रश क्यों कर रहे हैं, ट्रैफिक में धक्के खाकर ऑफिस क्यों जा रहे हैं, बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं। एक रूटीन में फंसे हुए हैं बस। राइट। जब हम पॉइंट A से पॉइंट B तक जाते हैं तो उसका अल्टीमेट गोल क्या है? अगर एंड गोल सिर्फ मौत है तो ये पूरी भागदौड़ ही बेतुकी है ना। ये तो है। उनका एक और कोट है जिसने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया। वो कहते हैं, मुझे अपना सच्चा एहसास तभी होता है जब मैं असहनीय रूप से दुखी होता हूँ। काफका का मानना था कि जो खुशी है ना, वो अक्सर एक नकाब होती है, एक मास्क होता है जिसे हम समाज में पहनते हैं। ऐसे रोड पे चलते हुए कोई मिल जाए तो हम मुस्कुरा देते हैं, हाय हाउ आर यू बोल देते हैं, भली लाइफ में कितनी भी आग लगी हो। बिल्कुल। हाँ, हम बस प्रिटेंड करते हैं। हाँ। और जब वो नकाब हटता है तो जो सफरिंग है, जो दुख है, वही असली सच्चाई बचती है। सही बात है। लेकिन यहां मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा पुश बैक दूंगा। अच्छा, बताइए। मतलब ये सब सुनकर तो कोई भी डिप्रेशन में चला जाए यार। आज के इस मॉडर्न दौर में जहां लोग हर जगह पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, वो लोग ऐसी डार्क फिलॉसफी से इतना गहरा क्यों जुड़ते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब लेक्चर में सिंगर बिली आइलिश जैसे मॉडर्न आर्टिस्ट का एग्जाम्पल दिया गया है, जो अपनी बीमारियों और डार्क साइकोलॉजी पर गाने लिखती हैं और करोड़ों लोग उन्हें सुनते हैं। लोग इस डार्कनेस से क्यों कनेक्ट करते हैं? इसके पीछे जो साइकोलॉजी है ना, वो बहुत फैसिनेटिंग है। ये जो चीज है, ये कोई निराशावाद या डिप्रेशन फैलाना नहीं है। इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब दुख को नॉर्मल मानना है। तो इंसान को अंदर से एक बहुत अजीब सी शांति मिलती है। क्योंकि उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है। बिल्कुल।
जब दुनिया आपको लगातार खुश रहने का प्रेशर देती है तो दुखी इंसान खुद को टूटा हुआ या गलत फील करता है। लेकिन काफका को पढ़कर उसे वैलिडेशन मिलता है कि अरे मेरे साथ कुछ गलत नहीं है, दुनिया ही ऐसी है। क्या बात है, मतलब ये डार्कनेस असल में एक तरह की रिलीफ बन जाती है। हाँ, काफका की कहानियों का हीरो ना कभी भी दुनिया जीतने नहीं निकलता। वो हमेशा किसी न किसी सफरिंग से शुरू होता है और सफरिंग पर ही खत्म होता है। ये रियलिटी लोगों को सुकून देती है। और यही जो बेतुकापन काफका ने अपने घर में महसूस किया था, वही बेतुकापन उन्हें बाहर की दुनिया के सिस्टम में भी दिखा, बैंकों में, सरकारी दफ्तरों में। और यहीं से वो वर्ड आता है जिसे आज हम काफकेस्क कहते हैं। हाँ, काफकेस्क तो आप डिक्शनरी का हिस्सा बन चुका है। राइट, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसी डरावनी, अजीब और पूरी तरह से इलॉजिकल ब्यूरोक्रेटिक सिचुएशंस जहां एक आम इंसान बिना किसी गलती के, बिना किसी कारण के फंस जाता है। जैसे द ट्रायल नॉवल में होता है। हाँ, जहां उस कैरेक्टर को बिना किसी रीजन के जेल में डाल दिया जाता है, या जैसे मेटामॉर्फोसिस में वो कॉकरोच बन जाता है। ये तो फिक्शन हो गया, लेकिन लेक्चर में ना कुछ बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे वो बैंक वाला एग्जाम्पल। हाँ, आप सोचिए, बैंक में आपको अपने ही पैसे जो आपने खुद कमाए हैं उन्हें निकालने के लिए कितने फॉर्म भरने पड़ते हैं। आपको खुद को साबित करने के लिए बार बार KYC करवाना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब आपका अपना पैसा और आप ही को साबित करना पड़ रहा है कि आप कौन हैं। और वो यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम्पल, आप उसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, आपने वहां से पढ़ाई की है, लेकिन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड आपको अंदर नहीं जाने देता क्योंकि आपके पास वो एक छोटा सा आई कार्ड नहीं है। या फिर सोचिए अगर आपको कोई प्राइवेट कंपनी खोलनी हो। अरे बाप रे, महीनों तक कागजों और नोटरी के चक्कर काटते रहो। राइट, तो काफका का एक कोट है यहाँ पर, तुम्हें अपना कमरा छोड़ने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि ये दुनिया एक सुअर की तरह है जो आपको अपने कीचड़ में लौटने पर मजबूर करना चाहती है, या फिर एक चारे की तरह है जिसे गाय बिना सोचे समझे बस खा लेती है। अगर आप शांत बैठेंगे तो दुनिया खुद आपके सामने अपने पत्ते खोल देगी और अपनी बेरुखी दिखा देगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हम इस मैट्रिक्स या इस सिस्टम के बस गुलाम बनकर रह गए हैं? वो फॉर्म भरने वाले एग्जाम्पल सुनकर तो मुझे अपनी खुद की झुंझलाहट याद आ गई यार। देखिए, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसे डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं, अमानवीयकरण। जब ब्यूरोक्रेसी हावी होती है ना तो इंसान की जो इंसानियत है वो खत्म हो जाती है। सिस्टम आपको बस एक नंबर बना देता है। बिल्कुल, जैसे वो एक्सीडेंट वाला केस ले लीजिए। कोई इंसान सड़क पर घायल है, खून बह रहा है, लेकिन अस्पताल वाले कहते हैं कि पहले पुलिस वेरिफिकेशन लाओ तभी इलाज शुरू होगा। मतलब नियम इंसान की जान से बड़े हो गए। हाँ, काफका ने हमें यही चेतावनी दी थी कि ये सिस्टम हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान को खत्म कर देता है। इसलिए हमें अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर खुद बनना होगा, ना कि अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को देना होगा। बहुत ही गहरी बात है ये। अब एक और सवाल आता है, अगर काफका दुनिया को इतना डार्क, इतना ब्यूरोक्रेटिक मानते थे और खुद इतने कमजोर थे, तो उनकी अपनी आवाज इस दुनिया के शोर में कैसे बच गई? इसका पूरा क्रेडिट एक इंसान को जाता है। उनकी एक बहुत ही अनोखी दोस्ती थी मैक्स ब्रॉड के साथ। एग्जैक्टली। मैक्स ब्रॉड से उनकी मुलाकात एक लिटरेरी क्लब में हुई थी, और मजे की बात यह है कि मैक्स वो सब कुछ थे जो काफका नहीं थे। मतलब एकदम ऑपोजिट। बिल्कुल, मैक्स लंबे चौड़े थे, गुड लुकिंग थे, बिल्कुल वैसा ही इंसान जैसा काफका के पिता चाहते थे कि उनका बेटा बने। ओ, ये तो बहुत आयरॉनिक है ना? और काफका खुद इतने एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट थे कि मतलब उनकी लव लाइफ पूरी तरह फेल रही। वो सालों तक अपनी मंगेतर से मिलने ही नहीं गए। क्या बात कर रहे हो? सालों तक नहीं मिले? हाँ, वो बस खत लिखते रहते थे, सामने से मिलने की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन मैक्स ब्रॉड के साथ उनका जो बौद्धिक कनेक्शन था वो बहुत स्ट्रांग था। और फिर आता है 1924 का साल। काफका ट्यूबरकुलोसिस से जूझ रहे थे। उस टाइम पे टीबी का मतलब था सीधा मौत। मरने से ठीक पहले काफका ने अपने दोस्त मैक्स ब्रॉड से एक प्रॉमिस लिया। उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरा सारा काम, मेरी डायरी, मेरे नॉवेल, जो कुछ भी मैंने लिखा है उसे बिना पढ़े जला दिया जाए। वो नहीं चाहते थे कि दुनिया उन्हें याद रखे। राइट। लेकिन मैक्स ब्रॉड ने क्या किया? उन्होंने वो वादा तोड़ दिया। उन्होंने मरणोपरांत यानी पॉस्टुमसली सब कुछ पब्लिश कर दिया, सारा का सारा काम दुनिया के सामने रख दिया। तो क्या हम इसे इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शानदार धोखा कह सकते हैं? अगर हम इसे बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें ना, तो ये धोखा नहीं,
ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत थी। क्योंकि आप टाइमिंग देखिए, हाँ, मैक्स ब्रॉड के उस फैसले के बिना काफका का वजूद ही मिट जाता। लेकिन ठीक 10 साल बाद जब जर्मनी में हिटलर का शासन आया, ओह, वर्ल्ड वॉर का टाइम। हाँ, और जब एंटी सेमिटिक लहर दौड़ी, लोगों को बिना वजह गिरफ्तार किया जाने लगा, कैंपों में डाला जाने लगा, तब लोगों को अचानक समझ आया कि काफका जो लिख रहे थे वो फिक्शन नहीं था। व्यू की बातें पूरी तरह सच लगने लगी। काफका ने जो खौफ अपने पिता के घर में महसूस किया था, अब पूरी दुनिया उसी खौफ को जी रही थी। रोंगटे खड़े करने वाली बात है यार। मतलब जो चीज 10 साल पहले एक पागलपन लग रही थी वो अब एक डरावनी सच्चाई बन गई थी। बिल्कुल। तो पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि काफका सिर्फ एक डिप्रेस्ड या निराशावादी लेखक नहीं थे। वो हमें अपनी कमजोरियों को कन्फ्रंट करना सिखाते हैं। हाँ, वो हमें आईना दिखाते हैं। वो बताते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, फेलियर भी खूबसूरत हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, सिस्टम के अंधे नियमों के आगे हमें अपनी पहचान को नहीं खोना चाहिए। सही बात है। अब जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए मैं एक नया और थोड़ा डरावना विचार छोड़ के जाना चाहूंगा, जो हमारी इस चर्चा से ही निकला है। बिल्कुल। हमने बात की कि कैसे 1920 के दशक के कागजी काम, फॉर्म्स और ब्यूरोक्रेसी ने काफका को यह फील कराया कि इंसान एक कीड़े में, एक वर्मिन में बदल सकता है। लेकिन जरा आज के दौर के बारे में सोचिए। हम एक ऐसे डिजिटल मैट्रिक्स में जी रहे हैं जहां हमारा हर एक क्लिक ट्रैक होता है। हर जगह डिजिटल अप्रूवल चाहिए। राइट, चेहरे स्कैन हो रहे हैं, एल्गोरिदम हमारी पूरी जिंदगी चला रहे हैं कि हम क्या देखेंगे, क्या खरीदेंगे। तो जरा सोचिए, अगर काफका आज जिंदा होते तो वो इस डिजिटल ब्यूरोक्रेसी और इस बिना चेहरे वाले अथॉरिटेरियन कंट्रोल को देखकर इंसान के किस भयानक रूप की कल्पना करते हैं। ओह वाओ, ये तो सच में बहुत डीप है ना? क्या हम अनजाने में उसी काफका एस्क दुनिया में नहीं जी रहे हैं? बस फर्क इतना है कि अब वो कागज की जगह हमारी स्क्रीन्स पर है। बिल्कुल, एक डिजिटल जेल की तरह। सोचने वाली बात है। और इसी थॉट के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं। मिलेंगे अगले डीप डाइव में। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए।